गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन ने पढ़ा था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उसकी कई सारी चीजें अपन ने देखी। ठीक है, आभासी नति कोण के बारे में सीखा अपन ने। ठीक है, आभासी नति कोण, वास्तविक नति कोण के बारे में अपन ने रिलेशन देखा। चलो अब आज अपन देखते हैं। आपसे कहा था मैंने, आज अपन पढ़ेंगे एक तो कंपन चुंबकत्वदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और स्पर्शजाधरापी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ते हैं अपन यहाँ पे कंपन चुंबकत्व मापी या कंपन चुंबकदर्शी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, ये देखिए, अपन अगर किसी चुंबक या किसी चुंबकीय सुई को क्षैतिज तल में कीलकित करें, जो केवल क्षैतिज तल में ही दोलन कर सकती है इस प्रकार से, केवल जो क्षैतिज तल में ही इस प्रकार से दोलन कर सकती है, केवल क्षैतिज तल में ही। ठीक है, और उस पर हम केवल BH वेक्टर का ही उपयोग करें, मतलब उस चुंबकीय सुई पर केवल BH वेक्टर आरोपित है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो अब वो जो दोलन करेगी, उस दोलन का जो आवर्तकाल है उसका सूत्र क्या होगा बच्चों? जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√I/mb। तो यहाँ पे B की जगह केवल किसका उपयोग हो रहा है? BH का उपयोग हो रहा है। तो सूत्र में B की जगह हम BH रख दें तो ये इसके दोलन का आवर्तकाल प्राप्त होगा। ठीक है, इसी निकाय को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कंपन चुंबकत्व मापी कहते हैं। मतलब करना कुछ भी नहीं है, जो अपन सूत्र पहले पढ़ चुके हैं उसमें B की जगह BH का उपयोग करना है। ठीक है, क्योंकि जो सुई है इसको केवल कौन विक्षेपित कर सकता है? पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल घटक। वर्टिकल घटक भी ऐसी बात नहीं है विद्यमान, लेकिन वर्टिकल घटक इसको ऑक्सीलेट के लिए जिम्मेदार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो इस यहाँ पे चुंबकीय सुई है, क्योंकि चुंबकीय सुई केवल क्षैतिज तल में ही दोलन कर सकती है। तो यहाँ बच्चों हाँ बताया मैंने कि इसी निकाय क्या बोलते हैं? कंपन चुंबकत्व मापी कहते हैं। तो ये लिखा देखिए, यदि एक छड़ या चुंबक चुंबकीय सुई छड़ चुंबक या चुंबकीय सुई BH वेक्टर के प्रभाव में क्षैतिज तल में दोलन कर रही है, तो इस निकाय को कंपन चुंबकत्व मापी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका I जड़ता गुण इस अक्ष का, ये केवल BH वेक्टर के प्रभाव में मान लो दोलन कर रही है, तो T बराबर होता है 2π√I/mb। मतलब B की जगह रख दिया मैंने, BH रख दिया, और इसी को 1/n अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई अलग से न्यूमेरिकल नहीं आते। अपन इस सूत्र पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व कर ही चुके हैं, याद है? 4-5 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए बच्चों इस पे आधारित। क्योंकि कोई चुंबक दोलन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र में, उसका कोणीय SM का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है, उस पर अपन ने 4-5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। एज इट इज वही क्वेश्चन यहाँ ही बनते हैं। मतलब उन्हीं क्वेश्चन में अगर यूं बोला जाए कि एक कंपन चुंबन मापी में दो छड़ चुंबक के दोलन हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चन किसका बन जाएगा? इस कंपन चुंबक मापी का बन जाएगा। तो क्या मतलब है कि इस पे अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन में शब्द कंपन चुंबक मापी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, और तरीका वही है सॉल्व करने का, केवल बस B की जगह मैंने BH रख दिया और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया कंपन चुंबकत्व। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्शजाधरापी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में बताओ बच्चों, इसमें हम एक ऊर्ध्वाधर कुंडली लेते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्ताकार कुंडली लेते हैं, जो कि चुंबकीय याम्योत्तर में रखी होती है। कहाँ रखते हैं उसको? चुंबकीय याम्योत्तर में रखते हैं। ठीक है, अब बच्चों चुंबकीय याम्योत्तर में रखते हैं। अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं करें, केवल चुंबकीय याम्योत्तर में अपन ने वर्ताकार धारावाहिक एक वर्ताकार कुंडली रखी। इस वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर एक क्षैतिज चुंबकीय कंपास आ जाता है। क्षैतिज चुंबकीय कंपास रखते हैं। ये ऊर्ध्वाधर कुंडली है, इसे ऊर्ध्वाधर कुंडली, इसे केंद्र अपने चुंबकीय कंपास रख दिया क्षैतिज अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ पे कुंडली में धारा प्रवाहित तो नहीं, तो यहाँ पे केवल पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल घटक है, केवल वही इस चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, वर्टिकल घटक भी यहाँ पे होगा, लेकिन वर्टिकल घटक तो विक्षेपित कर नहीं पाएगा, क्योंकि चुंबकीय सुई तो केवल क्षैतिज तल में दोलन कर सकती है, क्योंकि क्षैतिज चुंबकीय कंपास अपन रख रहे हैं। तो प्रारंभ में यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है वो BH वेक्टर की दिशा को इंगित कर रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकाय में, इसमें परिवेश में केवल एक BH वेक्टर ही यहाँ पे चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर सकता है, और तो यहाँ पे अन्य चुंबकीय क्षेत्र है नहीं। ठीक है, तो देखिए ये एक चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर, ये चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है, इस चुंबकीय याम्योत्तर अपन ने ये ऊर्ध्वाधर कुंडली रखी है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कुंडली है ये। अब यहाँ पे देखिए, ये क्षैतिज चुंबकीय कंपास में यहाँ पे हम देख रहे हैं BH वेक्टर कहाँ होता है? इस दिशा में होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र BH वेक्टर, तो केवल इसी दिशा में सुई इंगित कर रही है, BH वेक्टर की दिशा में। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इस तो ये लिखा अपने कुंडली, यहाँ एक ऊर्ध्वाधर कुंडली चुंबकीय याम्योत्तर में उपस्थित होती है, जिसके केंद्र पर क्षैतिज चुंबकीय कंपास रखा होता है। प्रारंभ में BH वेक्टर के कारण इसकी सुई 0-0 डिग्री स्थिति में होती है। तो सुई क्या है इसकी? 0-0 डिग्री स्थिति, मतलब BH वेक्टर की दिशा में होती है। अब अच्छा देखो, अब इसके अंदर अपन क्या करें? धारा प्रवाहित करें कुंडली में। ये लो, कुंडली में जो मैंने I धारा प्रवाहित करी, इस प्रकार से I धारा, इस कुंडली में I धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि उंगलियां घुमाएंगे I के अनुसार, अक्ष की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इस दिशा में, इस दिशा बच्चों यहाँ पे इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा BC वेक्टर।
ठीक है, BC वेक्टर, C मतलब कॉइल, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र आ गए, एक BC वेक्टर और एक BH वेक्टर। तो ये चुंबकीय सुई कंफ्यूज जाएगी किस दिशा में ठहरे, BC की दिशा में या BH की दिशा में। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई सदैव जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में ठहरती है। तो ये दो क्षेत्र है, इनका परिणामी क्षेत्र कहीं ना कहीं बीच में आएगा। मान लीजिए इनका परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, इस दिशा में। ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा इस दिशा में आ रहा है, बी नेट वेक्टर। तो जो चुंबकीय सुई है बच्चों इस दिशा में ठहरेगी, बी नेट अब इस दिशा में घूम जाएगी। ये बी नेट वेक्टर इस दिशा में, ठीक है, बी नेट वेक्टर दिशा में। तो यहाँ पे चुंबकीय सुई यहाँ से मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये चुंबकीय सुई थीटा एंगल से इधर विक्षेपित हो जाएगी, थीटा एंगल से। मतलब अब जो चुंबकीय सुई है इधर से उठकर किधर घूम गई है, इस दिशा में। मतलब यहाँ आ गई चुंबकीय सुई इस तरह से। ठीक है, चुंबकीय सुई इस दिशा में अब ये इंगित हो जाएगी, इस दिशा में इंगित करेगी, क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा बच्चों, बी नेट की दिशा में। तो इसलिए अब जो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, किस एंगल से विक्षेपित हो गई, थीटा एंगल से, थीटा कोण से विक्षेपित हो गई है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें, ये लिखा हमने, अब कुंडली में आई प्रवाहित करने पर BC, जो BC का मान कितना होता है, म्यू नॉट NI/2R। सिखा चुका आपको बचपन में कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है म्यू नॉट NI/2R होता है। ठीक है, N यहाँ पे घेरों की संख्या है, R यहाँ पे इसकी त्रिज्या है। तो BH वेक्टर के लंबवत उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए बच्चों BH वेक्टर ये 0 डिग्री तरफ और ये BC वेक्टर का 90 डिग्री वाली स्थिति पे आ रहा है, पर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई बी नेट वेक्टर की ओर थीटा कोण से विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय सुई किस एंगल से घूम गई, थीटा कोण से यहाँ पे विक्षेपित हो गई है बी नेट वेक्टर की दिशा में। अब बच्चों देखो यहाँ से हम tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आता है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल घटक अपॉन हॉरिजॉन्टल घटक, मतलब BC अपॉन BH। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो BC अपॉन BH हो जाएगा tan थीटा का मान। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ बच्चों इसमें यहाँ tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, BC अपॉन BH, BC अपॉन BH। और यहाँ पे BC का मान रख दें म्यू नॉट NI/2R, रख दिया है म्यू नॉट NI/2R, और ये BH तो कह रहे यहाँ पे है ही सही, ये रख दिया अपन ने। अब यहाँ से मैं निकालूं I का मान, तो यहाँ से I का मान निकालें तो I का मान क्या आएगा, I बराबर क्या आ जाएगा 2R BH अपॉन म्यू नॉट N इंटू tan थीटा। ठीक है, यह आएगा I का मान 2R BH अपॉन म्यू नॉट N इंटू tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये इस प्रैक्टिकल, ये जो प्रैक्टिकल आपने 12th क्लास में किया होगा, इस प्रैक्टिकल में अपन क्या करते हैं, इस प्रैक्टिकल बच्चों हम अलग अलग मान की धारा पारित करते हैं। जैसे एक बार 2 एम्पियर, एक बार 2.5 एम्पियर, एक बार 3 एम्पियर, एक बार 3.5 एम्पियर, ऐसे अलग अलग धारा पारित करते हैं। और उन धाराओं के समय यहाँ पे विक्षेप कितना आ रहा है ये मेजर करते हैं। जब विक्षेप आ रहा है मान लो 35 डिग्री आ रहा है, 38 डिग्री आ रहा है, 42 डिग्री आ रहा है, अलग अलग धारा के टाइम पे विक्षेप मेजर करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं बच्चों, आई और अलग अलग जो विक्षेप है उसका tan थीटा निकालते हैं। तो आई और tan थीटा के मध्य फिर ग्राफ बनाया जाता है। आई और tan थीटा के मध्य जो अलग अलग अपन 4-5 गणनाएं करी, इसमें आई और tan थीटा के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है कि सिद्ध कीजिए आई समानुपाती tan थीटा। तो यहाँ बच्चों देखो दिख ही रहा है, यहाँ पे अपन अलग अलग धारा प्राप्त करेंगे, धारा प्राप्त करने पे थीटा चेंज होगा, लेकिन त्रिज्या तो वही रहेगी कुंडली की, ना तो BH चेंज हो रहा है, ना N चेंज हो रहा है, ना त्रिज्या चेंज हो रही है, सारी चीज तो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है, फिक्स होती है, क्योंकि हम केवल धारा का मान चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या चेंज हो रहा है बच्चों, थीटा का मान चेंज हो रहा होता है। तो ये राशि क्या है, फिक्स्ड है। अब ये राशि फिक्स्ड है तो हम कहते हैं आई समानुपाती क्या जाएगा, tan थीटा। अब बच्चों आई समानुपाती क्या आएगा, tan थीटा। आई समानुपाती tan थीटा ये मान प्राप्त होता है, आई प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। इसी को हम बोलते हैं स्पर्शज्या नियम। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या नियम बोलते हैं इस संबंध को, स्पर्शज्या नियम कहते हैं। इस रिलेशन में बोलते हैं स्पर्शज्या नियम। ठीक है, टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ, बोलते हैं स्पर्शज्या नियम कहते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो आई बराबर ये लगा दिया मैंने k tan थीटा, आई बराबर k tan थीटा, यहाँ पे समानुपाती कांस्टेंट क्या लगा दिया k। और यहाँ पे जो k है, इस k का मान कितना आएगा, इसकी यहाँ से तुलना करें यहाँ से, तो हम देखें आई बराबर ये tan थीटा है, तो आई k का मान ये होगा, तो k बराबर यहाँ k बराबर आ रहा है 2R BH अपॉन म्यू नॉट N। ठीक है, इस अनुपात इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परिवर्तन गुणांक। ठीक है, परिवर्तन गुणांक बोलते हैं इसको, परिवर्तन गुणांक।
टेंजेंट गैलोमीटर का बच्चों उसको परिवर्तन गुणांक कहते हैं, परिवर्तन गुणांक। अब इसकी इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो इसकी यूनिट की अपन बात करें, यूनिट ऑफ के, तो देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से बच्चों इस सूत्र से अगर मैं के निकालूं तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा आई अपॉन टेन थीटा, टेन का भाग लगा दो, आई बराबर के बराबर आई अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा तो मात्रकहीन राशि है, तो के का मात्रक कौन डिसाइड करेगा, आई, मतलब एम्पियर होगा इसका मात्रक, तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों, एम्पियर। तो के का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये चीज अपन देखी। ठीक है, परिवर्तन गुणांक के बारे में क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस प्रैक्टिकल में हम क्या प्रूव करते हैं, आई समानुपाती टेन थीटा को, मतलब आई और टेन थीटा के मध्य ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन अपन जानते हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो अपन प्रैक्टिकल कर नहीं पाते, थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है इसमें। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम चाहते हैं कि ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाए, चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन लगभग स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ आ ही जाए, तो त्रुटि कम से कम हो इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, कि यहाँ पे जो हम गणना कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो वेक्टर से अलग अलग धारा के अनुसार थीटा ले रहे हैं, तो हम केवल उन्हीं थीटा के मानों को नोट करते हैं जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में प्राप्त हो रहे होते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों आपने धारा प्रवाहित की 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करी, विक्षेप आया उसके अंदर 20 डिग्री, सुई का विक्षेप आया 20 डिग्री, इस पाठ्यांक को नोट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर हमने आई प्रवाहित की मान लो 1.5 एम्पियर, ठीक है, विक्षेप आया मान लो 25 डिग्री, उसको भी छोड़ देंगे। फिर हमने धारा प्रवाहित की मान लो 3 एम्पियर, विक्षेप आया 32 डिग्री, हाँ उसको नोट कर लेंगे। मतलब उन्हीं मानों को नोट करना है जिसमें विक्षेप 30 से 60 के बीच में आ रहा है, तो उससे क्या होता है, त्रुटि आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और हाँ, अगर बिल्कुल 45 डिग्री वाली रीडिंग नोट करोगे ना, 45 डिग्री, तो उसमें त्रुटि सबसे कम से कम आएगी। तो सबसे कम से कम त्रुटि कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं, इस प्रैक्टिकल में, इस प्रयोग में त्रुटि कम से कम हेतु, कम से कम हेतु यहाँ पे जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अपन इसका उपयोग करते हैं, थीटा का, ठीक है, का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे मिनिमम एरर कहाँ होगा, सबसे न्यूनतम त्रुटि किस पे आएगी बच्चों, न्यूनतम जो त्रुटि आएगी ये आएगी बच्चों थीटा बराबर 45 डिग्री पर। न्यूनतम त्रुटि थीटा बराबर 45 डिग्री पर प्राप्त होती है, ये अपन देख लिया, थीटा बराबर 45 डिग्री पर प्राप्त होती है। तो इसलिए बेस्ट रहता है कि हम 45 डिग्री के आसपास के ही मानों को यूज करें। चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपसे सोचो कि दो टेंजेंट गैलोमीटर के लिए NA/NB का मान 1/2 है और RA/RB 1/3 है, मतलब घेरों का अनुपात 1/2 है और त्रिज्याओं का अनुपात 1/3 है। किस टेंजेंट गैलोमीटर का परिवर्तन गुणांक अधिक होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें अपन, पहले आगे बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन अपन देखें बच्चों, अभी अपन ने के का मान निकाला बच्चों, के बराबर क्या आया था, देखिए के बराबर 2RBH अपॉन म्यू नॉट एन। तो इस के का जो मान है R अपॉन एन के समानुपाती आ रहा है, मतलब के इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, R अपॉन एन। तो हमें R का अनुपात दे रखा है, एन का अनुपात दे रखा है, इसलिए KA/KB अगर अपन करें, KA/KB का मान तो क्या आएगा, RA/RB इंटू NB/NA। चलो अब रख दे मान, RA/RB का मान कितना है 1/3, NA/NB/NA का मान 2/1 हो जाएगा, 2/1, तो कितना बना 2/3। तो यहां से हम देख रहे हैं KA/KB का मान 2/3 आ रहा है, मतलब नीचे वाली राशि बड़ी है, इसका मतलब KB का मान बड़ा होगा, अतः KB इज ग्रेटर देन KA, KB इज ग्रेटर देन KA, या रिजल्ट। ओके, KB इज ग्रेटर देन KA आ गया। चलो अब आगे पढ़ें क्या कह रहा है, अब यदि दोनों टेंजेंट गैलोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो किसमें अधिक विक्षेप प्राप्त होगा। तो जो आपको मैंने बचपन में सिखा चुका हूं मैं कि टेंजेंट कोई भी देखो क्या मतलब, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो यहाँ भी दोनों टेंजेंट गैलोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, मतलब एक के बाद एक जोड़ दिया गया है श्रेणी क्रम में, तो दोनों की कुंडलियों में धारा का मान समान होगा। तो अपन जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, K tan थीटा। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम में, श्रेणी में I बराबर K tan थीटा बराबर क्या होगा, सेम। ठीक है, धारा क्या होगी, सेम होगी, श्रेणी क्रम में धारा का मान अपन जानते हैं समान होता है। अब I K tan का मान सेम है, तो इसलिए यहां से देखें tan
tan टा समानुपाती क्या जाएगा 1/k, क्यों k को नीचे ले आओ तो tan टा समानुपाती 1/k हो गया। तो यहां से अगर मैं निकालूं tan थीटा a अपॉन tan थीटा b तो क्या आएगा बच्चों, ये kb बटा ka, क्या आएगा kb बटा ka। अब यहां से देखें kb बटा ka करें तो kb का मान यहां से kb बटा k कितना आया था, निकाला अपन ने, यहां से ये रहा a बटा kb का मान तो 2/3 है, तो kb बटा k कितना आ जाएगा 3/2, ये रख दिया 3/2। तो अब देखिए tan थीटा a बटा tan थीटा b आ रहा 3/2, मतलब यहाँ से ऊपर वाली राशि बड़ी है तो यहाँ से ऊपर वाला एंगल भी बड़ा आएगा। तो हम कहते हैं अतः थीटा a इज ग्रेटर देन थीटा b, मतलब किस में विक्षेप ज्यादा आ रहा है बच्चों, a वाले में, ठीक है, a वाले गैल्वेनोमीटर में अधिक विक्षेप आएगा, ठीक है, ये चीज अपन देखी, क्लियर। तो इस प्रकार से ये अपने स्पर्शजा धारामापी के बारे में पढ़ा, आई बस में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे समझे कि यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ चुंबक को रखा जाए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ चुंबक को रखा जाए तो उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होंगे, ठीक है, ये चीज अपन देखने जा रहे हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो क्षैतिज घटक है BH वेक्टर, और जो चुंबक का यहाँ पे किसी क्षैतिज तल में जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो जहां बच्चों दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होंगे और समान परिमाण के होंगे तो नेट उनका मान वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 जाएगा, उसी क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे केस 1 अपन देखें, छड़ चुंबक का n पोल अगर n दिशा में रखा जाए, छड़ चुंबक का n पोल n दिशा में रखने पर, मतलब ये n पोल है, ये n दिशा में रखा गया है, साउथ पोल साउथ दिशा में, तो जो इस तरह रखते हैं तो यहाँ पे जो परिणामी बल रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो छड़ चुंबक की बल रेखाएं आएंगी और एक पृथ्वी की बल रेखाएं, तो इनकी जो परिणामी बल रेखाएं बनती है कुछ इस तरह बनती है, ठीक है, दोनों की परिणामी बल रेखाएं इस तरह से प्राप्त हो रही होती है, इससे मुड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बिंदु यहाँ मिलते हैं उदासीन बिंदु धरातल पे, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है वो तो किधर होता है, इस दिशा में, और खैर सब जगह इस दिशा में, लेकिन यहाँ पे अपन देखें जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से घूमते यूं आ रहा है, मतलब नीचे की ओर, पृथ्वी का तो इधर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, एंड चुंबक का कहाँ आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे निरक्ष पर दो उदासीन बिंदु मिल रहे होते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर। तो धरातल पे बच्चों दो उदासीन बिंदु हमें कहाँ मिल रहे हैं, निरक्ष पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, निरक्ष पर प्राप्त हो रहे हैं। और अगर यूं कहा जाए कि चुंबक के चारों ओर कितने प्राप्त होंगे स्पेस में, तो स्पेस बच्चों कुल हमें अनंत उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। जैसे कि चुंबक के, इस चुंबक के चारों तरफ बच्चों पूरी निरक्ष पर चारों तरफ कुल कितने उदासीन बिंदु होंगे, अनंत होंगे। अगर धरातल पूछ ले तो इस तल में कितने होंगे, केवल 2 ही, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो चुंबक के चारों स्पेस में कुल अनंत उदासीन बिंदु है। तो उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, मतलब जो BH का मान है क्षैतिज घटक वो किससे बैलेंस हो रहा है, BE से। E मतलब इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है निरक्ष पर, क्या होता है इसका मान km/r² + l² घात 3/2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपसे पूछ ले कि दूरी याद करो तो r का मान भी निकल जाएगा, यहाँ से ये दूरी r दिख रही है, सेंटर से उदासीन बिंदु की दूरी वो भी निकल जाएगी। ऐसे अगला केस बच्चों, छड़ चुंबक का n पोल s दिशा में रखने पर, तो ये n पोल s दिशा में रख रहे हैं और s पोल को n दिशा में इस तरह रखते हैं, तो परिणामी बल रेखाएं बनती हैं इस प्रकार से, परिणामी चुंबकीय बल रेखाएं, और चुंबक और पृथ्वी की मिलकर परिणामी बल रेखाएं कुछ ये रूप में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या उदासीन बिंदु यहाँ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है वो तो इधर है साउथ टू नॉर्थ, और जो चुंबक है, चुंबक की बल रेखाएं यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल रही है इधर, ठीक है, ठीक है, तो इधर निकल रही है, तो चुंबक की बल रेखाएं तो इधर है और पृथ्वी की बल रेखाएं इधर है, तो यहाँ पे दोनों बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ भी अपन देखें जो चुंबक की बल रेखाएं देखिए यहाँ से एंटर कर रही है और इधर से एंटर कर रही है, तो चुंबक की बल रेखाएं इस तरफ है और पृथ्वी की बल रेखाएं इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा उदासीन बिंदु कहाँ पे, इस अक्ष पे। तो अक्ष पे कुल 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, स्पेस में बोल दे या अक्ष पे बोल दे, केवल 2 उदासीन बिंदु मिलेंगे, ठीक है। और उदासीन बिंदु पर हम देखते हैं BH और BA एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। क्षैतिज घटक पृथ्वी का अक्ष के बराबर है, BA एक्सियल पोजीशन के बराबर अक्ष पे, तो 2km/r² - l² होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम r की मान भी निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ r। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसमें अब 1-2 केस और देख लें। केस थर्ड, यदि छड़ चुंबक ईस्ट वेस्ट के समांतर हो, मतलब इस प्रकार से ये छड़ चुंबक के इसको घुमा क्यों रख दें ईस्ट वेस्ट के समांतर, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, तो इस तरह रख दें। तो जो अब की जो परिणामी बल रेखाएं आएंगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है, इसको अपन यहाँ पे बोर्ड पर बना नहीं सकते, इसे आप डायरेक्ट याद रखें कि यहाँ पे 2 उदासीन बिंदु हमें स्पेस पे प्राप्त होंगे, ना तो अक्ष पे होगा ना निरक्ष पे, चुंबक के चारों ओर ही मिलेंगे, स्पेस में 2 ही बिंदु मिलते हैं उदासीन बिंदु, वो ना तो अक्ष पे होता है ना ही निरक्ष पे। और अगर फोर्थ केस देखें, यदि छड़ चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखे, मतलब इस तरह से,
इस तरह देखें, ना तो ईस्ट के होंगे ना नॉर्थ के होंगे, ये तल के लंबवत रखा है इस तरह से, मतलब धरातल है, धरातल पे यूं रखा हुआ है इस तरह से, धरातल पे ऐसा रखा हुआ है, तल के लंबवत रखा हुआ है, तो इस पर तल के लंबवत रखेंगे तो उस केस में एक ही उदासीन बिंदु मिलेगा स्पेस के अंदर, ठीक है, जो कि ना तो अक्ष पे होगा और ना ही निरक्ष पे। तो यहाँ बल रेखाएं 3D ग्रुप बनती है जो अपन नहीं बना पाते इजिली, इसलिए उसको शो नहीं कर रहे। तो यहाँ ध्यान रखें केवल एक उदासीन बिंदु मिलता है, कब, अगर छड़ ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन ने पूरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ली अपन ने, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये मैग्नेटिज्म वाला मेन पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अपन पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय पदार्थ के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ के बारे में। देखें अपन अब चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में देखने आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स तो जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी का चुंबकीय क्षेत्र में जो बिहेवियर है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जल्दी जल्दी आकर्षित होते हैं या तेजी से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, उस सभी गुणों के आधार पे, उन सभी गुणों के आधार पे हमने यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है। एक तो लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। तो उन्हीं के बारे में आप अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखिए इसको कहते हैं यहाँ पे, देखिए बी वेक्टर में व्यवहार के अनुसार इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है, निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा बच्चों? फर्स्ट तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं अपन लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, FMM मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ की एग्जांपल्स क्या बच्चों? जैसे कि लोह चुंबकीय पदार्थ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे कई सारे एग्जांपल, ठीक है। अब बच्चों इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए यहाँ बच्चों इसको अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बच्चों प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और तेजी से ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरफ सरकते हैं, मतलब विस्थापित होते हैं। तो हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे प्रबल रूप से, ठीक है, बी वेक्टर में प्रबल रूप से आकर्षित, ठीक है, आकर्षित तथा तेजी से किधर विस्थापित होते हैं बच्चों? बी लो से बी हाई की ओर विस्थापित, लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक तरफ विस्थापित होते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी अपन देखिए बच्चों, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक की ओर तेजी से, जल्दी से विस्थापित होते हैं, बहुत जल्दी विस्थापित होते हैं। क्या मतलब इसका? देखिए अभी समझाऊंगा आगे। और तो फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें इसके अंदर, ये इसको अगर अपन बी वेक्टर में रखें, मतलब इस पर बी वेक्टर आरोपित करें, तो बी वेक्टर की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित भी जाते हैं, ठीक है। मतलब काफी देर तक इनको बी वेक्टर में रखा जाए तो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएंगे। बी वेक्टर की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित भी होते हैं। कैसे बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल ग्रुप अपन देखें, जैसे कि मान लो एक अपन ने यहाँ पे लिया छड़ चुंबक, ये बच्चों एक छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक केवल किस लिए? अपन एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, मतलब एक सोर्स की तरह काम कर रहा है ये। और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस दिशा में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र अपन जानते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये अपन ने बी वेक्टर लिया बच्चों। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अब हम एक चुंबकीय पदार्थ को रख रहे हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पे अपन ने इस जगह एक लोहे की कील रख दी, इस जगह ये अपन एक लोहे की कील रख दी, ठीक है, लोहे की कील अपन यहाँ पे इसमें रख दी। तो जो लोहे की कील हम जानते हैं लोहा है, लोहा क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये लोहे की कील जो है ये प्रबल रूप से इसके अंदर चुंबकित हो जाएगी इस चुंबकीय क्षेत्र में, और इस चुंबकित होगी बच्चों, यहाँ क्या बनेगा? इधर S, इधर बनेगा N। जैसे यहाँ पे इस चुंबक का SN था ना, वैसे यहाँ पे इस तरह से S और N यहाँ पे इसके अंदर ये
चुंबकित होंगे, ठीक है, हम कहते हैं प्रेरित होंगे या चुंबकित एक ही तरह बोल सकते हैं। प्रेरित होंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेरित प्रेरित बोल लो या चुंबकित बोल लो, इस तरह से इसके अंदर ये मान प्रेरित हो रहे हैं या चुंबकित हो रहे हैं, ठीक है, और प्रबल रूप से और समान दिशा में। और जैसे छोड़ेंगे, छोड़ते से ही ये कील इधर की ओर विस्थापित होगी इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पे इधर उच्च चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे निम्न है, तो हम जानते हैं चुंबक के निकट चुंबकीय क्षेत्र हाई होगा, जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाता है। तो कील को छोड़ते से ही ये लो से हाई की तरफ मतलब चुंबक की तरफ तेजी से विस्थापित होगी, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब उसका फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें, इनका जो म्यू आर होता है, म्यू आर का मान क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब 10⁻2 से 10⁻4 के मध्य। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं जब अपन ने नेगेटिव इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था कि इनका म्यू आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और बच्चों इसलिए यहाँ पे इनकी प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन B0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि B बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू आर इंटू B0। तो इसके कारण अपन देखें म्यू आर का मान 10⁻2 या 10⁻4 के आसपास रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का नेट मान काफी उच्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पढ़ा अपन जो इसके बारे में पढ़े लो चुंबकीय पदार्थ के, ये 2-3 गुण देख लिए, और भी गुण आएंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। फिर हम देखें अगला बच्चों लो चुंबकीय पदार्थ के बाद हम देखें अणुचुंबकीय पदार्थ। अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ, तो जो अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पीएमएम, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पीएमएम बोलते हैं, ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ। अणुचुंबकीय पदार्थ के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनके एग्जांपल जैसे लिक्विड O2, एल्युमिनियम, CuCl2, ठीक है, लिक्विड O2 या फिर एल्युमिनियम के दें या CuCl2, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो जो ये सारे क्या है अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टी लो चुंबकीय पदार्थ से मिलती जुलती होती है, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ ये प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे हैं, प्रबल रूप से विस्थापित हो रहे हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो रहे हैं। ये सारे मान यहाँ पे इसमें आते हैं दुर्बल रूप से, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देखें इसके अंदर पहला स्टार पॉइंट तो क्या बन जाएगा, आप इसको देखें तो अपन बी वेक्टर में दुर्बल रूप से, बी वेक्टर में दुर्बल रूप से, दुर्बल रूप से क्या होते हैं आकर्षित, तथा धीरे धीरे क्या होते हैं बी वेक्टर, बी लो से बी हाई की ओर विस्थापित होते हैं, ठीक है। यहाँ की बात समझ में, वो दुर्बल रूप से होते हैं और धीरे धीरे विस्थापित होते हैं। और फिर यहाँ पे अगला स्टार पॉइंट इसी के अनुसार क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी वेक्टर की दिशा में था, ये भी दिशा में आएगा लेकिन प्रबल की जगह दुर्बल रूप से, तो बी वेक्टर की दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित, दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, बी वेक्टर में दुर्बल रूप से चुंबकित हो रहे होते हैं, ठीक है। और बच्चों फिर इसके बाद म्यू आर की बात करें तो इनका जो म्यू आर है, इनका म्यू आर ये 1 से स्लाइटली ग्रेटर होता है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि ये अपन देखें, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 1.2, ठीक है, 1.2 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इससे बच्चों इनकी उपस्थिति में जो बी का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन B0, ठीक है। ये हो गया अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। उसके बाद देखिए बच्चों फिर आगे तीसरा प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, तीसरा पदार्थ अपन देख रहे हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में, अणुचुंबकीय, लो चुंबकीय और ये प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ इसे बोलते हैं बच्चों अपन यहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, DMM, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। और बच्चों ये हो गया लो चुंबकीय पदार्थ के बारे में, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने अणुचुंबकीय पदार्थ। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ एग्जांपल जो बच्चों H2O, PB, H2O, PB, इस तरह से कई सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखें, इसमें सारे गुण अणुचुंबकीय की तरह ही हैं लेकिन विपरीत दिशा में आते हैं, मतलब दुर्बल रूप से मान प्राप्त होते हैं विपरीत दिशा में, आरोपित बी वेक्टर के विपरीत दिशा में, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या होंगे, ये बी वेक्टर में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं तथा बी वेक्टर में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित, सॉरी आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित, दुर्बल रूप से क्या होते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित होते हैं तथा धीरे धीरे किधर की ओर विस्थापित होते हैं,
बी हाई से बी लो की ओर, किधर जाते हैं बच्चों ये, हाई से लो की ओर, ये ध्यान रखें उल्टा दिशा होती है इसकी, हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है, बी हाई से बी लो की ओर, लो की ओर विस्थापित होते हैं, की ओर विस्थापित होते हैं, ये अपन देख लिया, ठीक है। अब जो उसका फिर आगे अगला पॉइंट, ये बी वेक्टर के विपरीत दिशा में होते हैं दुर्बल रूप से चुंबकित, ठीक है, आरोपित बी वेक्टर के विपरीत दिशा में, आरोपित बी वेक्टर के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, ठीक है। और बच्चों फिर आगे उसका इनका जो म्यू आर है, म्यू आर का मान 1 से स्लाइटली छोटा होता है, 1 से थोड़ा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन 0 ले लें, 0.9 फॉर एग्जांपल 0.9, ठीक है, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इससे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान, इनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा घट जाता है, बी स्लाइटली लेस देन क्या होता है, बी नॉट, ठीक है। तो बच्चों ये अपने 3-4 इनमें तुलना देखी तीनों प्रकार के पदार्थ में, अभी और भी तुलनाएं आएंगी, उससे पहले हम यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन अपन समझे, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे और तुलनाएं इसमें देखते हैं। तो बच्चों देखो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में, पहले अपन देख रहे हैं इसके अंदर चुंबकन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो बच्चों पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, एच वेक्टर, चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर। और तो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, देखिए चुंबकन क्षेत्र, अब किसी कील को, जैसे अपन याद रखा तो ये अपन ने इस कील, ये कोल चुंबक के पास रखा, तो हम देखते हैं कुछ देर बाद ये कील चुंबकित हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस कील को चुंबकित करने का काम कौन कर रहा है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबक के पास कील रखी है तो इस बी वेक्टर के कारण ही चुंबकित हो रही होगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन बच्चों इस कील को चुंबकित करने के लिए जिम्मेदार बी वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर मान लो बच्चों अब मैं चाहता हूं यहाँ पानी भर दूं, चाहता हूं पदार्थ पानी भर दूं, तो पानी भर देने पर इस बी वेक्टर के मान में थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पानी क्या है बच्चों, यहाँ पे ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इससे बी वेक्टर थोड़ा सा घट जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ी कमी हो जाती है। तो जो चारों तरफ माध्यम पानी भर दें तो चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो जाएगी, तो अब ये कील में चुंबकन थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अभी भी उतना ही चुंबकन होता है जितना उस समय चुंबकन हुआ था जब पानी नहीं था, केवल निर्वात था। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कील को चुंबकित करने के लिए कोई अन्य राशि जिम्मेदार है, जो कि दिखने में बी वेक्टर जैसी है, लेकिन वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। उसी राशि को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकन क्षेत्र। क्या है बच्चों, तो क्या कह रहा हूं समझे, देखो बी वेक्टर का वह भाग, बी वेक्टर का वह भाग जो कि चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करने के लिए, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित मतलब प्रेरित करने के लिए, ठीक है, चुंबकन करने के लिए जिम्मेदार होता है, करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, को एच वेक्टर कहते हैं, एच वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इस एच वेक्टर का मान बच्चों माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एच वेक्टर का मान परिवेश माध्यम, जो परिवेश माध्यम है उस पर डिपेंड नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, जो भी आपको समझाया था मैंने, निर्भर नहीं करता, एच वेक्टर का मान परिवेश माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब बच्चों इसका जो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बी वेक्टर की तरह इसके फॉर्मूले होते हैं, एज इट इज बी वेक्टर की तरह, बस उसके अंदर से म्यू नॉट को हटा दो, ठीक है। जो बी वेक्टर के सूत्र हैं उसमें म्यू नॉट का भाग लगा दो, जो रिमेनिंग सूत्र बचेगा वो किसको बताएगा, एच वेक्टर को। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए एच का जो मान होता है, एच बराबर होता है यहाँ पे बी बटा म्यू, या हम कहते हैं बी नॉट बटा म्यू नॉट। मतलब एच के सूत्र में अगर म्यू नॉट आ रहा है
तो म्यू नॉट घटा दो, और अगर म्यू आ रहा है तो म्यू घटा दो, तो शेष जो सूत्र है उसको बताएगा एच को बताता है इस तरह से एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन देखें जैसे कि सोलेनॉइड की बात करें, एग्जांपल सोलेनॉइड में एच वेक्टर बराबर, अपन एच का मान निकालें तो जो अपन जानते हैं एच बराबर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट लगाएं। अपन जानते हैं जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र होता है क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, सिखाया था बचपन में आपको क्या होता है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पे रख दिया मैंने म्यू नॉट एन आई बटे में म्यू नॉट, और म्यू नॉट से म्यू नॉट उड़ जाएगा, तो हमारा ये तो पर्पस है म्यू नॉट को उड़ाना है। ठीक है, तो म्यू नॉट उड़ाने के बाद म्यू नॉट को उड़ाने के बाद जो शेष सूत्र बचेगा उसको बताएगा एच को, तो सोलेनॉइड के अंदर जो एच का सूत्र होता है वो क्या होता है एन इंटू आई। ऐसे बच्चों अनंत लंबाई की तार है, उससे आर दूरी पर हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी वेक्टर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां से म्यू नॉट हटा दो तो क्या बचा आई अपॉन 2 पाई आर, यही सूत्र किसको बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है एच को। मतलब उस अनंत लंबाई की तार है उसके निकट आर दूरी पर जो एच वेक्टर है उसका मान क्या है आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये अपन देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे जो इसका मात्रक है, इसकी जो एस आई यूनिट होती है, इसकी जो बच्चों एस आई यूनिट है ये होती है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। और जो इसकी सीजीएस यूनिट है ये बच्चों सीजीएस यूनिट होती है इसकी ओरस्टेड, ओरस्टेड सीजीएस क्या बच्चों इसकी ओरस्टेड है, ओ आर ई एस टी डी ओरस्टेड, सीजीएस यूनिट इसकी ओरस्टेड हो गई। ठीक है, और यहाँ जो रिलेशन होता है बच्चों ये होता है 1 ओरस्टेड इज इक्वल टू 1 ओरस्टेड इज इक्वल टू होता है 80 एम्पियर पर मीटर, 80 एम्पियर पर मीटर का होता है 1 ओरस्टेड का मान। ठीक है, ये अपन क्या बच्चों चुंबकन क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पे देखो अगली परिभाषा अपन देखें, अगली परिभाषा बच्चों वो है, अगली परिभाषा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता तो जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता इसको हम बोल रहे हैं आई, क्या चुंबकन तीव्रता बोल लो आई वेक्टर। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं या चुंबकन तीव्रता बोल रहे हैं आई वेक्टर क्या होती है बच्चों। देखिए अब आपने किसी पदार्थ पर एच वेक्टर आरोपित किया, जैसा बताया मैंने कि इस कील को चुंबकित करने के लिए जिम्मेदार कौन है बच्चों, कौन है यहाँ पे इस चुंबक का एच वेक्टर, जो यहाँ पे एच वेक्टर उत्पन्न हो रहा है वो एच वेक्टर इस कील को चुंबकित कर रहा है। ठीक है, तो उस एच वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ही बिल्कुल अपन जानते हैं बच्चों चुंबक की अक्ष पर जो सूत्र होता है, ठीक है बी वेक्टर का मान, उसमें म्यू नॉट को हटा दो तो शेष सूत्र किसको बताएगा एच वेक्टर का मान अक्ष पर। ऐसे ही निरक्ष की भी बात कर सकते हैं। सोचो अब इस कील पर हमने एच वेक्टर आरोपित कर रखा है, इस चुंबक की सहायता से एच वेक्टर आरोपित कर रखा है। एच वेक्टर का मात्रक क्या है एम्पियर पर मीटर, तो इस कील के अंदर एम्पियर पर मीटर मात्रक वाली राशि जो इसके अंदर उत्पन्न होगी, प्रेरित होगी, जिसका मात्रक एम्पियर पर मीटर है, जिसके अंदर प्रेरित होगी, उसी प्रेरित राशि को अपन क्या बोलते हैं आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए आई चुंबकीय पदार्थ, क्या क्या हूं मैं समझो, चुंबकीय पदार्थ पर एच वेक्टर, चुंबकीय पदार्थ पर एच वेक्टर एम्पियर पर मीटर आरोपित करने पर, आरोपित करने पर इसमें मतलब चुंबकीय पदार्थ में एम्पियर पर मीटर, पदार्थ में एम्पियर पर मीटर वाली चुंबकित बोले या प्रेरित राशि को ही आई वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों आई वेक्टर कहते हैं। तो एम्पियर पर मीटर वाली जो चुंबकित राशि है उसी को हम क्या बोलते हैं आई वेक्टर। मतलब जितना ज्यादा एच वेक्टर आरोपित करेंगे उतना ही ज्यादा आई वेक्टर भी इसके अंदर
प्रेरित होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या मतलब, यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे इस आई का जो मान है वो एच के समानुपाती होता है। क्या कह रहा हूं मैं, देखिए आई वेक्टर, आई जो है ये क्या बच्चों समानुपाती एच, जितना ज्यादा हम यहाँ पे एच लगाएंगे उतना ही ज्यादा आई इसके अंदर प्रेरित होगा। आई वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू होता है एच वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे हम समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कांस्टेंट जो होता है इस तरह से आई वेक्टर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है एक्स की तरह, ये सिंबल होता है एच वेक्टर, ठीक है। आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स बोल लो, चलो एक्स तरह सिंबल है एक्स, एच वेक्टर ग्रीक सिंबल है बच्चों ये। अब चलो अपन एक्स ही बोलेंगे इसको, तो आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, एच वेक्टर। यहाँ जो एक्स है बच्चों ये देखिए क्या है, यहाँ एक्स जो है देखिए यहाँ एक्स, यहाँ ये जो एक्स है ये क्या आएगा एक्स का मान आई अपॉन एच, आई अपॉन एच बनेगा एक्स बराबर आई अपॉन एच, जो कि चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत होता है, ठीक है, बराबर चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत, चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत, चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत होता है, एक निश्चित मान होता है हर अलग अलग चुंबकीय पदार्थ के लिए, इसका मान नियत होता है चुंबकीय पदार्थ के लिए नियत, ठीक है। इससे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा इसके बारे में। अब बच्चों यहाँ पे जो x है, इस x का मान जितना ज्यादा उच्च होगा इसका मतलब पदार्थ में उतना ही ज्यादा चुंबकन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता हूं मैं, देखिए यहाँ समझे, देखिए यदि x इक्वल टू हाई, देखिए बच्चों यदि एक नोट के रूप में अपन देख रहे हैं, यहाँ हो जो नोट के रूप में यदि x इक्वल टू उच्च, तो x का मान उच्च है, तो बच्चों पदार्थ में उच्च चुंबकन होगा, ठीक है, पदार्थ में चुंबकन बराबर उच्च, मतलब उतना हाई भी मैग्नेटाइज होगा पदार्थ भी, x का मान जितना हाई है पदार्थ भी उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। और इसका जो मान होता है, इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र होता है x का मान, x बराबर होता है बच्चों म्यू आर माइनस वन, ठीक है। इस x का जो सूत्र है ये होता है म्यू आर माइनस वन के बराबर होता है म्यू आर माइनस वन, ठीक है। म्यू आर तो अपन जानते हैं पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है, तो इसका सूत्र है x बराबर म्यू आर माइनस वन, ये इसका सूत्र होता है जो कि हमें याद रखना है, x बराबर म्यू आर माइनस वन, ठीक है। ये तो खैर सूत्र ही से एक तो ये अपन ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर अब x इक्वल टू म्यू आर माइनस वन है। अब देखिए बच्चों अलग अलग पदार्थों की अपन बात करें, अलग अलग पदार्थों की, जैसे कि हम बात करें लो चुंबकीय पदार्थ के लिए, देखिए एफएमएम के लिए जो x का मान होता है बच्चों इसका x का मान क्या होगा, देखिए समझना बात को, म्यू आर, आपको बताया था मैंने म्यू आर क्या होता है एफएम के लिए 10 की घात 2 से 10 की घात 4 होता है, 10 की घात 2 से 10 की घात 4 होता है। अब अगर अपन ये रखें 10 की घात 2 रख ले मान लो, तो 100 में से 1 घटाएंगे 99 में आएगा, मतलब वो भी काफी बड़ा ही है, तो x बराबर क्या आएगा पॉजिटिव आ रहा है, तो म्यू आर का मान अगर अपन 10 की घात 2 से 10 की घात 4 रख रहे हैं तो x का मान पॉजिटिव आएगा, तथा क्या आएगा बच्चों उच्च आएगा, उच्च। एफएम के लिए x का मान पॉजिटिव तथा उच्च होता है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब बच्चों उसके बाद फिर यहाँ पे अगर अपन देखें, ये तो एफएम हो गया, एफएमएम के बाद की और बात करें यहाँ पे इसके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अगर आप देखें तो इसका मान कितना आता है, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए यहाँ पे सेकंड हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पीएमएम के लिए यहाँ पे कितना आएगा x का मान, x इक्वल टू, देखिए पीएम के लिए मैंने क्या बताया था लगभग 1.2 से मान लें, लगभग 1.2 है, तो 1.2 रखेंगे तो उसमें से 1 को माइनस करो कितना आएगा 0.2 आएगा, तो 0.2 आएगा, ठीक है। उच्च कितना रहा है 10 की घात 2 से 10 की घात 4 आता है मान, 10 की घात 2 से ये 10 की घात 4 के मध्य इसका मान है। यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला मान क्या रहा है पॉजिटिव तथा अल्प, कितना अल्प, जैसे कि यहाँ पे अपन देखें एग्जाम्पल, जैसे अपन ने 1.2 रखा, 1.2 वाला मान रखा, इसमें 1.2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 0.2 बचेगा, तो ये 0.2, ठीक है। फिर हम बात करें तीसरा डीएमएम के लिए, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए,
तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो x आएगा, x का मान आएगा बच्चों क्या आएगा, देखिए अब क्या यहाँ पे जैसे 0.9 था एग्जाम्पल, ये रखें 0.9 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 0.1, मतलब नेगेटिव आएगा। x का मान नेगेटिव होता है तथा अल्प, ठीक है, एग्जाम्पल माइनस 0.1। अच्छा बच्चों x का मान नेगेटिव पॉजिटिव का दर्शा रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र से देखें i वेक्टर इक्वल टू x, h वेक्टर है ना, मतलब x का मान बच्चों धनात्मक है तो i वेक्टर जो उसमें प्रेरित हुआ है वो आरोपित h वेक्टर की दिशा में, मतलब पदार्थ h वेक्टर की दिशा में ही चुंबकित हुआ है, ठीक है। और अगर x का मान नेगेटिव आ रहा है तो i वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव h वेक्टर की फॉर्म में आएगा, मतलब माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि i वेक्टर की दिशा मतलब चुंबकन की दिशा आरोपित h वेक्टर के विपरीत है, मतलब पदार्थ में जो चुंबकन हुआ है वो आरोपित h वेक्टर के ठीक उल्टी दिशा में चुंबकन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके लिए x पॉजिटिव है, अर्थात ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, मतलब इस प्रकार से अपन इस दिशा में h वेक्टर आरोपित किया है तो इस तरह से s और n बनेंगे इसके अंदर, मतलब इसी के अंदर इस दिशा में ही इसका m वेक्टर प्रेरित होगा, मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण इसके अंदर जो प्रेरित हुआ है इस कील में, इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो इस कील के अंदर जो चुंबकन हुआ है मतलब एक चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण वो आरोपित बी वेक्टर के लिए आरोपित एच वेक्टर की दिशा में ही प्राप्त होगा, लो चुंबकीय पदार्थ है तो, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे इसकी हम एक और परिभाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है, आई वेक्टर की अन्य परिभाषा अपन देखें, अन्य परिभाषा आई वेक्टर बच्चों अन्य परिभाषा कर अपन देखें तो क्या होता है, देखो आई इक्वल टू ये होता है आई वेक्टर इक्वल टू पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बटा पदार्थ का चुंबकीय पदार्थ का आयतन, चुंबकीय पदार्थ का आयतन, मतलब बच्चों क्या कह रहे हैं, इस तरह से कहते हैं कैपिटल एम वेक्टर बटा वॉल्यूम, एम वेक्टर बटा वॉल्यूम, ये होता है आई का मान एम वेक्टर बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर एम वेक्टर बटा वॉल्यूम इसका पदार्थ का मतलब किस तरह से, जैसे कि यूं समझे ये अपन ने इस पे एक आरोपित एच वेक्टर लगाया, ये एच वेक्टर क्या बच्चों आरोपित, आरोपित एच वेक्टर, इसमें अपन ने रख दिया कोई पदार्थ रख दिया, ठीक है, लोहे की छड़ रख दी अपन ने इस तरह से, ठीक है, ये रख दिया अपन ने लोहे की छड़, लो छड़ रख दी, मतलब सिंपल एक लो चुंबकीय पदार्थ को अपन रख दिया, ठीक है, कुछ देर पड़ा रहेगा, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा चुंबकन प्रेरित होगा, तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर ये S और इधर ये M इसके अंदर प्रेरित हो गए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें इस दिशा में एक M वेक्टर भी प्रेरित हो गया, M वेक्टर, ये M वेक्टर क्या बच्चों प्रेरित, ठीक है, ये तीनों चीजें प्रेरित है, S ये S पोल, ये N पोल और ये जो M है ये क्या है प्रेरित मान है, प्रेरित मतलब इंड्यूस हुए इसके अंदर, ठीक है। एच वेक्टर तो हमने आरोपित किया था, इस आरोपित एच वेक्टर के कारण ये लोहे की छड़ एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गई, ठीक है, मतलब चुंबकन हुआ है ये, ठीक है, इसे बनेगा तो आई का मान क्या होता है एम वेक्टर बटा वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं, देखिए आई बराबर अपन लिखा एम बटा आयतन, एम बटा वॉल्यूम, ठीक है। अब एम को जैसे इसके अंदर मान लो चुंबकित मान स्मॉल कैपिटल एम क्या बच्चों, इस छड़ की लंबाई मान लो 2l है तो हम लिखते हैं स्मॉल एम इंटू 2l लिखते हैं, याद करो कैपिटल एम का मान स्मॉल एम इंटू 2l, मतलब एक चुंबक की तरह बन गई है, चुंबक बन गई, ठीक है, इसका मान स्मॉल एम इंटू 2l, ये क्या है प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, ये बोलते हैं प्रेरित ध्रुव सामर्थ्य और लंबाई इसकी 2l है, ठीक है। और बच्चों आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है आयतन बराबर इसका अनुप्रस्थ काट, मान लो इसका अनुप्रस्थ काट a है, अनुप्रस्थ काट इसका मान लो a इसका अनुप्रस्थ काट है तो a इंटू 2l ये लिखते हैं, a इंटू 2l अनुप्रस्थ काट इंटू लंबाई, यहाँ से 2l से 2l उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये m इंटू a अपन बोल सकते हैं, ये भी एक और मान हो गया इसका, क्लियर। अब बच्चों चलो अब आगे एक नोट के रूप में एक चीज समझाऊं आपको मैं, समझना बात को ध्यान से, एक नोट के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे नोट। अब बच्चों यहाँ पे इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय पदार्थ में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ में नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र ये जाएगा B
इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। क्यों आएगा देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर समझना बात को, यहाँ पे H तो आपने इसमें आरोपित किया है कि नहीं, H आपने इसमें आरोपित किया, इसके अंदर I वेक्टर क्या हो गया, प्रेरित हो गया। तो इसके अंदर यहाँ पे दो चीजें हैं एम्पियर प्रति मीटर वाली, एक तो प्रेरित I और जो अपने H आरोपित करा वो भी इसी के अंदर विद्यमान है, वो तो H तो सब जगह विद्यमान है, इसके अंदर विद्यमान है। तो इस छड़ के अंदर एक तो H वेक्टर विद्यमान है और एक I यहाँ पे जो प्रेरित हुआ है वो इसके अंदर विद्यमान है। तो इस पदार्थ के अंदर कुल एम्पियर प्रति मीटर वाला मान कितना है, H प्लस आई। एम्पियर प्रति मीटर वाला राशि का कुल मान कितना है, H प्लस आई है इस पदार्थ के अंदर। H तो आरोपित मान और I इसके अंदर प्रेरित हुआ वो मान, तो दोनों ही तो इस छड़ के अंदर उपस्थित है, आरोपित मान भी और प्रेरित मान भी। तो इस छड़ के अंदर कुल H प्लस आई है, उसको म्यू नॉट से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब अपन यहाँ पे देखा था, यहाँ पे इस जगह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, म्यू इंटू एच कर देंगे, मतलब क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या कहते हैं, म्यू नॉट इंटू एच कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एच की जगह यहाँ पे एच प्लस आई है इसके अंदर टोटल मान, तो इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ये क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ में नेट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये बच्चों अपने इसके अंदर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित कुछ एक बेसिक चीज अपन ने देखी। अब बच्चों इस पे कुछ अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपन जो भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। देखिए अपन जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अब तक, क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक तो म्यू आर इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, म्यू बटा म्यू नॉट। ठीक है, अब बच्चों और फिर ये तो पहले शुरू पढ़ा था अपन ने, जब चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट किया, धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा था अपन ने। फिर बच्चों फिर बी बराबर म्यू आर इंटू बी नॉट, ये भी आपको पता है। ठीक है, फिर फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, चुंबकीय फ्लक्स का मान। ये भी आपको तुलना जब की तब समझाया था मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की जो तुलना की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में। फिर एच बराबर बी अपॉन म्यू नॉट, ये पढ़ाई अपन ने। आई बराबर एक्स इंटू एच, ये भी देख लिया। एक्स बराबर म्यू आर माइनस वन, आई बराबर एम अपॉन बी, फिर बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। चलो इस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। अब कह रहा है आयतन V बराबर 30 सेंटीमीटर क्यूब वाले चुंबकीय पदार्थ को H वेक्टर बराबर 50 और स्टेट में रखने पर इसमें M वेक्टर इतना प्रेरित होता है। ठीक है, मतलब H वेक्टर में आपने एक पदार्थ रखा, ठीक है, इसमें M वेक्टर इतना चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ है। इसमें प्रेरित I और नेट B वेक्टर का मान बता रहे हैं क्या इस पदार्थ के अंदर। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखिए, गौर से देखिए, हमें आयतन की जानकारी दे रखी है और हमें M के बारे में जानकारी दे रखी है, हमसे I पूछा गया है। तो यहाँ पे I बराबर क्या होता है, M अपॉन V। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I बराबर M बटा V करके। तो M का मान कितना रखा है, 6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑलरेडी SI मात्रक में, लेकिन वॉल्यूम का मान क्या है, CGS मात्रक देखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको M के S में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 30 गुणा 10 की घात माइनस 6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 गुणा 10 की घात 6, तो उसको 60 गुणा 10 की घात 5 लिख सकता हूं मैं। क्यों लिखा अभी समझ जाओगे आप, तब 30 से 60 आप आराम से 2 बार काट सकते हो, तो कट जाएगा। तो क्या जाएगा, ये 2 गुणा 10 की घात 5, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। तो 2 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर ये आ गया आई का मान। फिर हमसे क्या पूछा बच्चा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पदार्थ में। तो पदार्थ में नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, हम देखें नेट B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, मतलब पदार्थ में नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट H प्लस आई। अब म्यू नॉट का मान तो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 पता ही है सबको खैर। ठीक है, और H प्लस आई, H का मान हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50 और स्टेट, लेकिन हम जानते हैं और स्टेट तो सीजीएस मात्रक है, इसको SI मात्रक में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करें, 80 से। तो 50 इंटू 80, ये लो 50 इंटू 80 हो गया। फिर आगे यहाँ पे क्या बच्चों, आई का मान तो अपने निकाला ही, कह रहे एम्पियर प्रति मीटर में। तो क्या है 2 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये भी एम्पियर पर मीटर में आ गया, ये भी एम्पियर पर मीटर में आ गया। क्लियर। अब देखो जो इसको जोड़ोगे ये कितना है, यहाँ पे ये आएगा मान, ये 5, इसको एक काम करें, इसको 5 और स्टेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मान लो 5 और स्टेट है ये। ठीक है, इसका मान 5 कर लीजिए, 5 और स्टेट। तो यहाँ बच्चों इसका मान 5 और स्टेट है, ये रखा मैंने 5। ठीक है, 5 इंटू 80। ठीक है, 5 और स्टेट। क्लियर। अब बच्चों उसको मैंने एम्पियर पर मिनट में चेंज किया, ये 5 इंटू 80 कितना बनेगा, 400। अब और ये कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख की तुलना में 400 क्या है, नगण्य मान है, तो उसको हम नगण्य हम कर सकते हैं। ठीक है, नगण्य मान है, 2 लाख की तुलना में 400 नगण्य मान है। ठीक है, तो उसको नगण्य कर दिया।
तो अब 2 लाख को इससे गुणा करेंगे तो लगभग कितना माना जाएगा, ये लगभग आएगा 8 पाई गुणा 10 की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 4 8 पाई होगा, इससे गुणा करेंगे 10 की घात -2, ये आएगा टेस्ला। को हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान पदार्थ में नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछ रहा है एक्स का मान। और एक्स बराबर अपन जानते हैं तो आई बराबर एक्स इंटू एच, तो एक्स बराबर आई बटा एच, क्योंकि हमें आई का मान पता है, एच का मान पता है। आई का मान कितना बच्चों, 2 × 10 की घात 5, और एच हमें पता है 5 × 80। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर 2 लाख है, नीचे 400 है, तो 2 लाख में 400 का भाग लगा दें तो ये मान बन जाता है 500। तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 500 आ गया। और ये मात्रहीन राशि है, एक्स तो मात्रहीन राशि होती है, एक्स का कोई मात्रक नहीं होता। तो जो म्यू आर निकालें तो म्यू आर इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक्स बराबर म्यू आर -1, तो म्यू आर का मान एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 कर देंगे तो 500 + 1 बराबर कितना हो गया, 501 हो गया ये। ठीक है, 501 म्यू आर का मान 501 हो गया। क्लियर। अब तो उसके बाद फिर हम देखें म्यू आर का मान आ गया, उसके बाद तो फिर हमसे क्या पूछा है, म्यू का मान। तो अपने ये लगाते हैं फॉर्म, म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट है, तो म्यू इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू आर तो हम निकाल चुके हैं 501, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। अब जो लगभग के लिए काम करेंगे, इसको 500 मान लेते हैं लगभग के लिए, इसको उससे गुणा करेंगे तो लगभग मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो उसको 500 मान के गुणा कर दो, तो 500 × 4 कितना हो गया, 2000 पाई। तो 2 पाई तो मैंने लिख दिया, और 1000 को यहाँ गुणा कर देंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा। तो 2 पाई गुणा 10 की घात -4 SI मात्रक में आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये तो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया। चलो देखें अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक लोहे की छड़ के लिए म्यू तथा एच में संबंध ये है, हमें एच का मान बताना है कब, जब बी का मान 1 टेस्ला है। तो बच्चों ये तो सूत्र किसमें, म्यू और एच के रूप में, हमें इसको बी के रूप में लेके आए। तो एक काम करें, हम जानते हैं बच्चों बी बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से हम जानते हैं, इसको जो गुणा करेंगे बी बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू एच। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एच के रूप में। तो अगर मैं इसको जो गुणा कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, बी का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इसको जो गुणा कर दे तो ठीक है, क्या अपन देखें, इसको इधर गुणा करके देखें तो क्या बनता है, देखिए दोनों तरफ हम एच से गुणा कर रहे हैं, समीकरण में दोनों तरफ एच का गुणा कर रहे हैं, तो क्या जाएगा ये म्यू इंटू एच बराबर 0.4 इंटू 12 गुणा सॉरी प्लस है 0.4 प्लस 12 गुणा 10 की घात -4 एच। अब देखो बच्चों म्यू को एच से गुणा कर देने पे क्या बन जाता है, बी। ठीक है, चाहे म्यू नॉट को एच से गुणा करो तो बी बन जाएगा, चाहे म्यू को एच से गुणा करें तो बी बन जाएगा। ये बन जाता है बच्चों बी, बी बराबर 0.4 प्लस 12 गुणा 10 की घात -4 एच। ठीक है, अब बच्चों बी का मान कितना रखा है, 1 टेस्ला, बी का मान 1 रख दिया, 0.4 प्लस 12 गुणा 10 की घात -4 एच। ठीक है, अब 1 में से 0.4 को माइनस करो, कितना बचेगा 0.6 बराबर 12 गुणा 10 की घात -4 एच। ठीक है, बस अब तो कैलकुलेशन करना है, एच का मान निकालना है, तो यहाँ से एच निकाल लेंगे तो उसको भाग लगा दें, तो एच बराबर आ जाता है बच्चों, एच बराबर बन जाता है 500। तो एच का मान आ जाएगा 500। ठीक है, मात्रक तो पता ही खैर आपको, एम्पियर प्रति मीटर, तो 500 एम्पियर प्रति मीटर ये रिजल्ट आ जाएगा एच का मान। ठीक है, तो ये अपने 2 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, दोनों ये अपने जो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो सूत्र देखे थे, इस पे 2 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। ठीक है, चलो आगे और समझाऊं आपको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे क्यूरी वाइस का नियम। क्यूरी वाइस का नियम क्या होता है बच्चों, जैसे कि अपन जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है लो चुंबकीय पदार्थ, अगर इसका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बच्चों इसका जो एक्स है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति इसका मान डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे एक्स टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्स का मान डिक्रीज हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित उच्च ताप पर इसका एक्स घटते घटते इतना कम हो जाता है कि अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और यहाँ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एक्स डिक्रीज हो रहा है उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह मिलता है, रिलेशन ये मिलता है, इस तरह मिलता है एक्स समानुपाती 1/t-tc। ठीक है, या कहते हैं x = c/t-tc। यहाँ पे c का है क्यूरी नियतांक, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूरी वाइस का नियम। तो ये लिखा है, फिर एफएम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसका एक्स डिक्रीज होता है। एक निश्चित उच्च ताप जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं पर यह पीएम की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, आयरन के लिए टीसी का मान कितना है 770 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी वाइस का नियम। अब बच्चों फिर नेक्स्ट है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए फिर अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस तरह से यहाँ पे एक्स का मान डिक्रीज हो रहा है, वो क्यूरी का नियम बताता है। मतलब पीएम का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका एक्स डिक्रीज होता है, एक्स समानुपाती 1/t अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, C/T। यहाँ भी सी वही क्यूरी नियतांक है। यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार से बन रहा होता है अति प्रबलय के अनुसार, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मान लो कोई लोहे की छड़ है, एक लोहे की छड़ है मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करें तो कंप्लीट ग्राफ हमें किस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ बच्चों एक्स का मान टी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्स डिक्रीज होगा इस तरह से। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब ये ग्राफ इस तरह से अति प्रबलय ग्रुप में आने लगेगा। पहले तो शेप ऐसी है, फिर ये शेप आ गई है, मतलब इस बिंदु के बाद इसका बिहेवियर कैसा हो गया है, पीएमएम की तरह। इससे पहले ये एफएमएम की तरह बिहेव कर रही थी छड़, उसके बाद फिर ये पीएम की तरह बिहेव करने लगी, ग्राफ ये आएगा इस तरह से कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। और बच्चों फिर डीएम की बात करें, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, उसके लिए तो एक्स का मान टेम्परेचर पर निर्भर ही नहीं करता, एक्स समानुपाती T⁻0 होता है, तो ये ग्राफ आता है एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों देखो, आरोपित एच वेक्टर पर आई वेक्टर की निर्भरता ग्राफ, मतलब कोई भी पदार्थ है उस पर अपन एच वेक्टर जो आरोपित कर रहे हैं उसका मान अपन इंक्रीज करें तो उसमें चुंबकन जो हो रहा है आई का मान किस प्रकार से इंक्रीज होता है, तो वही ग्राफ है। देखिए पहले हम देख रहे हैं एफएमएम के लिए, ठीक है, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए आई वर्सेस एच हमें इस प्रकार से मिलता है ग्राफ। पीएमएम के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जहां पे ये स्लोप स्मॉल होता है क्योंकि एक्स का मान अल पे, ठीक है। और यहाँ बच्चों डीएमएम के लिए आई वर्सेस एच ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ भी एंगल अल्प होता है, ठीक है। ओके, ये तो मैं डायरेक्ट याद रखने ग्राफ है। अब बच्चों फिर हम बात करें नेक्स्ट शैथिल्य वक्र की। अब देखिए शैथिल्य वक्र क्या होता है। अब बच्चों जैसे कि आप कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, इस लोह चुंबकीय पदार्थ में एच आरोपित किया और एच का मान लगातार अपन दोलित करा रहे हैं। दोलित करा मतलब यहाँ पे यूं मान लो कि जैसे साइन थीटा ग्राफ होता है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होकर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर वापस इंक्रीज होकर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। इस तरह से अगर हम एच का मान लगातार कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, दिशा भी परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस आरोपित एच वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, दोलित। और इस एच वेक्टर को दोलित करें तो इस दोलित एच वेक्टर में मतलब लगातार परिवर्तनशील एच वेक्टर में अगर कोई लोहे की छड़ रखी है तो उसमें लगातार जो चुंबकन हो रहा है आई का मान जो है वो भी लगातार दोलित करने लगता है, ठीक है। मतलब उसी पूरे ग्राफ को, मतलब आई का मान एच के साथ किस ग्राफ के अनुसार वेरी कर रहा है, उस कंप्लीट ग्राफ को हम बोलते हैं शैथिल्य वक्र, ठीक है। अब बच्चों एच का मान वेरी कैसे कराएं, कंटिन्यू लगातार परिवर्तित कैसे करें, तो उसके लिए बच्चों हमें लेनी पड़ेगी सोलेनोइड की सहायता। सोलेनोइड के अंदर हम जानते हैं एच का मान क्या होता है बच्चों, आई इंटू ए, थोड़ी देर समझाया था मैंने। ये सोलेनोइड है, इसके अंदर एच का मान क्या होता है, एन इंटू आई होता है, सॉरी एच बराबर एन इंटू आई, ये अपन जानते हैं एन इंटू आई, ठीक है। तो एच समानुपाती क्या है, धारा आई के। अब यहाँ पे अगर हम प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दें, धारा का मान साइन थीटा ग्राफ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो एच का मान भी इस तरह से परिवर्तित होगा बच्चों, इस तरह से। ये आई और एच है समय के साथ इस प्रकार से बदल रहे हैं, ठीक है। इसमें अब बच्चों सोलेनोइड के अंदर अपन ने क्या रख दी, छड़, ठीक है, एक लोहे की छड़ रख दी, तो लोहे की छड़ पर आरोपित एच वेक्टर लगातार परिवर्तित हो रहा है, मतलब दोलित हो रहा है, तो इसके कारण अंदर जो आई है उस आई का मान भी दोलित होगा। तो देखिए ग्राफ इस प्रकार से वेरी करता है। स्टार्टिंग में तो जब धारा 0 थी उसमें 0 से ए तक जा रहा है, तो ये स्थिति आती है। उसके बच्चों फिर जब ए पर अधिकतम माना गया एच का मान, अब यहाँ पे एच का मान घटने लग गया, घटते घटते यहाँ पे 0 हो गया। तो बच्चों अब यहाँ से घटते घटते जब एच का मान 0 हो गया, तो परंतु उस समय आई का मान 0 नहीं हुआ, ठीक है। आरोपित एच का मान घटते घटते 0 हो गया, लेकिन परंतु आई का मान 0 नहीं हुआ। इसका मतलब उस छड़ में कुछ चुंबकत्व परमानेंट स्टोर हो गया है, ठीक है, अवशेष चुंबकत्व के रूप में रह गया है, विद्यमान रह गया है, उसे बोलते हैं इस बिंदु बी को अवशेष चुंबकत्व, और इस गुण को बोलते हैं धारणशीलता। मतलब इस लोहे की छड़ ने एच का कुछ मान परमानेंट धारण कर लिया है, ठीक है, धारणशीलता बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एच का मान नेगेटिव हुआ, मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हमने एच को लेकर विपरीत दिशा में, इस तरह से बी से सी तक ग्राफ जा रहा है, तो एक निश्चित मान सी पर, एच के एक निश्चित नेगेटिव मान सी पर हम देखते हैं आई का मान जो था घटते घटते 0 हो गया है, ठीक है। तो एच के एक निश्चित मान पर आई जो कैपिटल आई है उसका मान घटते घटते 0 हो गया है, तो इस नेगेटिव मान को, एच के इस नेगेटिव मान को बोलते हैं निग्रह बल बोलते हैं, और इस गुण को बोलते हैं निग्राहिता। मतलब हमने एच का मान घटाते घटाते ना कर दिया है कि धारणशीलता जो थी वो 0 हो गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अवशेष चुंबकत्व 0 हो गया है, उसको निग्रह बल बोल रहे हैं, उस गुण को निग्राहिता बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे एच का मान और ज्यादा चेंज करें, ठीक है, इस तरह से लगातार, तो ग्राफ इस तरह चेंज हो गया, फिर इस तरह से ये वेरी करता है, मतलब एक लूप के रूप में प्राप्त होता है लगातार, ये लगातार ग्राफ वेरी कर रहा है, तो वो लूप ये लगातार लूप के रूप में ग्राफ आगे बदलता रहता है, ठीक है। तो वही चीज आपको बताई मैंने। यहाँ पे देखिए
यदि सोलेनॉइड में एसी स्रोत मतलब V वोल्ट F हर्ट्ज ये सोर्स है की सहायता से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन रोड पर आरोपित H वेक्टर को दोलित करें तो रोड में प्रेरित I वेक्टर लूप ABCDEFA के अनुसार दोलित होता है मतलब लगातार परिवर्तित होता है। ठीक है, इस ग्राफ को शैथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख रहे हैं बार बार जो रॉड है कभी इधर चुंबकित होती है, फिर विचुंबकित होकर इधर चुंबकित हो जाती है, फिर इधर विचुंबकित होकर फिर इधर चुंबकित होती है, तो बार बार यहाँ पे चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन हो रहा है। इसके कारण यहाँ पे रॉड गर्म हो जाती है। रॉड गर्म हो जाती है अर्थात यहाँ पे इस स्रोत की जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा यहाँ पे हानि होती है और ये रॉड पर ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा हानि हो रही है, विद्युत ऊर्जा हानि, वो इस रॉड पे ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रही है। इस ऊर्जा हानि को हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? शैथिल्य हानि। प्रति चक्र शैथिल्य हानि मतलब एक चक्र के दौरान कितनी शैथिल्य हानि हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक चक्र के दौरान कितनी शैथिल्य हानि हुई है, उसका सूत्र होता है ये E बराबर AVF। ए यहाँ पे लूप का एरिया है, मतलब इस लूप का एरिया क्षेत्रफल है, और V यहाँ पे रॉड का आयतन है, जो रॉड लिया इसका आयतन है, और F यहाँ पे AC की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस सूत्र से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? प्रति चक्र हुई शैथिल्य हानि ज्ञात कर सकते हैं इस एरिया मतलब इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर आज अपने काफी चीजें पढ़ ली, आज के लिए इतना होते। कल इस पे 2-3 चीजें और समझाऊंगा, ज्यादा नहीं है, बस कल 15-20 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, और फिर कल अपन इसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल आप क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना। पहले अपन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो टाइम बचेगा फिर नेक्स्ट डे अपन मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना होते, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।